अभी भेज दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नकवी और आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स में। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान जो है मौजूद रहेंगे, जिनमें जनाब असद शाह साहब फ्रॉम ह्यूस्टन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के और लिए। और हमारे साथ इंशाल्लाह डॉक्टर अशर अली शाह फ्रॉम न्यू जर्सी, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशर। वालेकुम सलाम आसिम भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। दोनों मेहमानों का वेलकम करते हैं। आ, दोनों आप एक दूसरे को जानते हैं, हम इकट्ठे प्रोग्राम भी पहले कर चुके हैं। और आज का प्रोग्राम का जो टॉपिक है, इट्स कोरोना वायरस, कोविड-19 और वैक्सीन। और इंशाल्लाह हमारे पास दोनों जो हैं, एक डॉक्टर हैं और एक फार्मासिस्ट, और इनसे इंशाल्लाह हम कुछ अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आल्सो इससे रिलेटेड जो स्टोरीज़, जो करंट स्टोरीज़ आई वुड से, जो हमारे यूएसए में चल रही हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं असद शाह साहब की तरफ आता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वैक्सीन के हवाले में और कोविड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या अपडेट हुई हैं। इंशाल्लाह फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। जी असद शाह साहब। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे फिर एक दफा मौका दिया है। वो जो हमारे नॉर्मल रूटीन के टॉपिक्स होते हैं, ये जरा उससे हट के है, जी डिफरेंट। हमने कोविड के बारे में बात की थी, तो आपके तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से दिली सलामती की दुआ है, सलाम है। अशर भाई को भी सलाम। न्यू जर्सी में तशरीफ रखते हैं, वहाँ तो यहाँ से तकरीबन लगता है कि थोड़ी कम ठंडक है, जी यानी अमूमन रिवर्स होता है, लेकिन आज यहाँ जो है बिल्कुल ईस्टर्न न्यू जर्सी के पास पहुंचा हुआ है। तो बहरहाल आए अपने टॉपिक की तरफ। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ना, ये थोड़े से मैं इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं, बोरिंग तो नहीं कहूँगा। वो ये है कि दिसंबर के तकरीबन वस्त में ये प्रोसेस शुरू हुआ था। तो आप सबको पता है कि इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया था। जी तो उस क्राइटेरिया में जो लोग फिट होते थे उनको शुरू किया गया था, और अभी भी क्राइटेरिया चूंकि सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे है। ऑफकोर्स डिमांड तो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। जी तो उस लेकिन फिर भी हौसला अफजा बात यह है कि तकरीबन 2 माह में 14.75 यानी तकरीबन 15% पॉपुलेशन जो है, यानी 100 में से 15 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, ठीक। जो कि तकरीबन 48 मिलियन डोसेज है। जी आपको पता है कि अमेरिका की पॉपुलेशन तकरीबन, उर्दू में बात कर रहा हूँ तो अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका की जी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 320 कुछ मिलियन है। सही। तो जिस रफ्तार से ये वैक्सीनेशन हो रही है, सुनने में यह है कि ये गालबन अप्रैल के महीने में तकरीबन ये ओपन हो जाएगी, जी यानी तमाम लोगों को, यानी फर्स्ट अगेन बेस्ड ऑन जो है आपकी एरिया जहाँ रहते हैं, वहाँ जिस तरह भी उसकी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, तो फिर ये एक स्टेज आएगी, हो सकता है डॉक्टर साहब के पास मुझसे ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हूँ। तो मैं ज़रा अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये मैं समझा था कि एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है कि शेयर करें कि ये अब तक कितने लोगों को लग चुकी है, और फिर उम्मीद है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब और मेरे पास भी कुछ मालूमात हैं कि क्राइटेरिया क्या है। और मेरे लिए एज अ फार्मासिस्ट जो है ना, बड़ा आसान है। डॉक्टर साहब तैयार रहिए कि मैं हर एक को कोई कोई कंसर्न या क्वेश्चन आया तो मैं कहूँगा कि प्लीज कांटेक्ट योर डॉक्टर फॉर अ सेफ एडवाइस। तो जी बिल्कुल। आप आपको ये, अगर आसिम को ईमेल हुए हुए क्वेश्चन है आप। जी असद अंकल, एक पहला क्वेश्चन। जी आई नो कि आप खुद भी जो है कोरोना के इस मर्ज से सर्वाइवल है। सरवाइव कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड आई एम द लकी वन टू, आई हैव बीन थ्रू एज वेल। बट मैं जानना ये चाह रहा था कि आपको अभी तक वैक्सीन लग चुकी है? आई मीन यू कंसिडर टू बी द फ्रंट लाइन एज जी, वेल इफ यू मैं कैन। अभी मैंने अपने आप को यहाँ जो, अच्छा वही फिर बात आ गई कि इसकी जो जो इंडिविजुअल्स है ना, उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगेन आप एक डॉक्टर के अंडर केयर होना चाहिए आपको, और ठीक। फिर वो आपको गाइड करेंगे। तो सही। जो मेरी फैमिली प्रैक्टिशनर है, उन्होंने मुझे एडवाइस किया हुआ है कि यहाँ का जो एक
फेमस हॉस्पिटल सिस्टम है जी उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए। जी तो मैं कुछ चूंकि रिसेंट मेरी वो है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, आप तो खैर वेरी जी रिसेंट है, मुझे तकरीबन गालबन 3 माह के करीब होने को आया है। तो ठीक इंशाल्लाह मैं आई एम इन द लाइन, और मेरे और भी डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे इसके ऊपर कि मेरे कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं। मेरा हार्ट का जी प्रोसीजर हुआ है और चीज़ें, तो उसकी वजह से मैं कैंडिडेट हूँ। एज मेरी 62 है, तो फिर ये है कि उसके मुताबिक जो है मैं सिस्टम में एनरोल हुआ हूँ। जी इंशाल्लाह जो ही मौका मिलेगा तो ठीक इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगा और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे कोविड जब आपको हुआ था, और अगर आप जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें और क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए, तो मैं आपके पास वापस आऊँगा। तो डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं, डॉक्टर अशर अली शाह साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि न्यू जर्सी में आप हैं, पहले आप ह्यूस्टन में भी रह चुके हैं, और अभी आपने पूरा ये सीज़न जो है कोविड-19 का वहीं पे गुजारा है। सो व्हाट जी आई मीन यू वर सीइंग बिफोर, जब तक वैक्सीन नहीं आई थी, और अभी अब क्या हालात है वहाँ पे, और मुझे पता है कि आपको भी वैक्सीन की दोनों डोजेज ऑलरेडी लग चुकी हैं, तो थोड़ा सा उस जी हवाले से भी शेयर करिएगा कि आपका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी आसिम भाई, सबसे पहले शुक्रिया प्रोग्राम में मदु करने के लिए। और मेरे ख्याल से हम हर एस्पेक्ट पे ही बात करेंगे कोविड-19 के और जी वैक्सीन के, बेशक। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा इस वक्त सबसे बड़ा इस प्रोग्राम का एजेंडा मेरे मेरे लिए है वो ये है कि जितने भी हमारे कम्युनिटी में मिसकंसेप्शंस है, अगर आज हम वो क्लियर कर सकें सही। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा वो रहेगा। क्योंकि इंशाल्लाह। मुझे पता है कि हमारी कम्युनिटी में, और सिर्फ हमारी कम्युनिटी में भी नहीं, पूरे दुनिया में ही एक स्टिग्मा भी क्रिएट की हो चुका है ये वैक्सीन के अराउंड। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करने के लिए, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको टैकल करने के लिए जितने भी सवालात के जवाब दे सका तो आज अच्छा होगा उस लिहाज से। इंशाल्लाह। न्यू जर्सी में वैसे अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है पूरे यूएस में केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं। जी कल ही मैं देख रहा था कि डिसेलरेशन शुरू हो गई थी केसेस की, जितने बढ़ रहे थे अल्लाह का शुक्र है देयर कमिंग डाउन। और उसका एक बड़ा रीजन यही है कि अ लॉट ऑफ पीपल गॉट वैक्सीनेटेड। जी और तकरीबन जो मैंने स्टेटिस्टिक्स देखे थे और जो मुझे मेरे इल्म में है, तकरीबन 1 in 4 केसेस वर रिपोर्टेड फॉर कोविड-19। जितने भी लोगों को कोविड हुआ है जी उसमें से नॉट ऑल केसेस वर रिपोर्टेड, ओनली 1 in 4 वर बीइंग रिपोर्टेड। जी तो अगर जैसे अभी बात हो रही थी, स्पेकुलेशन थी कि तकरीबन अगर यूएस की पॉपुलेशन 350 मिलियन है इस वक्त, तो जी अगर 1 in 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो द केसेस की तादाद अभी तक जो है वो 27 मिलियन तक पहुंच चुकी है मेरे ख्याल से। ठीक तो उसके अगर 1 in 4 का रेशियो आप लें उस पर, तो दैट मीन्स के रियल नंबर वुड बी के 100 मिलियन एटलीस्ट अमेरिकन सिटीजन जो है उनको हो चुका है कोविड। ठीक 100 मिलियन ऑलमोस्ट। जी और अभी इंशाल्लाह वैक्सीन जैसे जैसे रोल आउट हो रही है तो इंशाल्लाह बाय मार्च आई थिंक और अप्रैल हम लोग तकरीबन 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होंगे। सही। तो तकरीबन 200 मिलियन आउट ऑफ 350 मिलियन पीपल जो है दे विल हैव एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19। और तो बेसिकली इस वजह से जो हमें ये केसेस नीचे जाना दिखाई दिए हैं वो इस वजह से कि एक तो जिन लोगों को क्या हो चुका है पहले, उन दे हैव एंटीबॉडीज एंड वी वैक्सीनेटेड अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस वजह से वी आर ऑलरेडी सीइंग जो एक कम्युनिटी इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है, उसकी वजह से केसेस ऑलरेडी नीचे जाना शुरू हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक और अब मेरे ख्याल से जहां तक मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि होपफुली तकरीबन जून जुलाई तक, या वैसे तो अप्रैल से ही जो प्रिडिक्शन एस्टिमेशन देखी जा रही है, अप्रैल से ही इंशाल्लाह मामला नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होंगे। ठीक एंड आई वुड से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह वी विल होपफुली बी अ लॉट ऑफ बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। इंशाल्लाह। असल है कि ये भी डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया एंटीबॉडीज़ के हवाले से। मैं जानना चाहूँगा कुछ एंटीबॉडीज़ मेडिसिन भी हैं जो कि पेशेंट्स को लग रही हैं, जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं उनको लग रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किन लोगों को ज़्यादातर क्वालिफाई करती है और कौन से लोग उसके लिए परसू कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से बात करें। आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट दिस जी जी प्रीवियसली। बिल्कुल, वो आपका जी आपका पर्सनल फैमिली में भी जी एक्सपीरियंस था। जी तो उसमें यही है कि जब जिसे हम हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं, जी मसलन उसमें सबसे जो बड़ी तादाद है
डायबिटिक्स हैं और जो जैसे जिन लोगों का इम्यून सिस्टम पहले ही कंप्रोमाइज होता है, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो वायरस को फाइट ऑफ कर सके। तो ये एक्चुअली ये जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट की, ये भी लिमिटेड है और एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि हर चीज़ का पता है आपको, कास्ट वो है, फैक्टर है। जी जी तो ये जब आप जैसे आपके सिचुएशन में वहाँ फिजिशियन थे, वो ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने अरेंज किया था वो ट्रीटमेंट। तो जी इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपका यानी एज अ पेशेंट किसी अपने, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अपने फिजिशियन के साथ, और वो पॉपुलेशन जो कि जिनको हेल्थ केयर की कवरेज नहीं है या एक्सेस नहीं है, उनके लिए मुश्किलात हैं। जी लेकिन इन जनरल ये देखा गया है कि वो लोग जिस तरह ये आपकी जो इसको कहते हैं कटिंग एज थेरेपीज, जी वो अवेलेबल हैं और उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। और मुझे एक बात अच्छी लगी कि डॉक्टर अशर ने भी जो बात कही है, जो विद इन कम्युनिटी जो हमारे सबसेट्स हैं, देसी हैं हम और दूसरे कल्चर्स हैं यहाँ पे, तो वो जो एक मिथ्स हैं उनको उन पर डेफिनेटली वो उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन ये तमाम जो इसके जो यानी मुख्तलिफ वैक्सीन के अलावा जिसके जी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बात फिर वहीं चली जाती है कि टेस्टिंग हो, अर्ली टेस्टिंग हो, जो ही वो सब आपको पता है, इतनी दफा लोगों ने बताया कि जी क्या 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 सिम्टम्स है उसकी। तो वो फिर अगर आप जितना जल्दी मेडिकल हेल्प सीख करेंगे ना, जी उतना ही बेहतर होगा। सही इसकी मैं ये और वो जो आपने जिसकी तरफ आपका इशारा था, वो वो ऐसा नहीं है कि वो जो मेडिसिन हैं, वो आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर टीम है, क्लिनिक्स हैं, जी उन सब को इसके बारे में इल्म है और वो आपको फौरन यानी वो वाली सहूलतें पहुंचाएंगे। तो इसलिए आपका यानी मरीज का और अवाम का ये फर्ज बनता है कि फौरन एक तो टेस्टिंग से घबराएं ना। जी आप देखेंगे जैसे अब में बात कहीं और चली जाएगी, ट्रैवल से रिलेटेड जब आप जाते हैं तो कितने लोगों के मल्टीपल टेस्ट हुए होते हैं, जी और कई दफा आप डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि आप जाते हैं, आपने टेस्ट करवाया, वो फिर पॉजिटिव आ गया, फिर आपको अपनी रिजर्वेशन चेंज करनी पड़ी। तो वो भी लोग हैं। यानी ये एक डिजायर है आपकी, और हर बंदे में ये एक विल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये टेस्ट करवाना है, और टेस्ट करवाने के बाद इसका ट्रीटमेंट सीख करना है। फिर जब आप ट्रीटमेंट सीख करेंगे ना, तो वो फिर जिसका जिसका आपकी तरफ इशारा था, यानी अब जब ये इसको एक तकरीबन 1 साल प्लस कुछ महीने हो गए इस जी बीमारी को आए हुए, तो जी आप डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे, जब शुरू शुरू में था तो इसका यही मैं आप सिंप्लीफाई करूंगा एज अ फार्मासिस्ट कि इसका इलाज एस्प्रिन थी, जैसे जी एक दो मेडिसिन थी। फिर करते करते विद इन यानी डेज एंड वीक्स, जितना जितना यानी इस दवा इतना साइंस ने तरक्की की कि अब ये जो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक ट्रीटमेंट है, जी ड्रग्स हैं वो देते हैं। फिर वो जो कॉकटेल है उस पर डॉक्टर साहब रोशनी ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी यानी जल्दी जल्दी में, ये एक ऐसी डिजीज है कि इसका तमाम जो रिस्पांस आया है ना क्लिनिकल साइड से, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यानी सही इल्म का, बिल्कुल साइंसी इल्म का सही फायदा जो है, मैं कहता हूँ कि इस पिछले 12-14 महीनों में जितना उठाया है इंसानियत ने, ये शायद किसी और मौके पर हो सकता है। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन इजाद की थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि वो ये यहाँ रोजाना पेनिसिलिन इजाद है। जी तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ, आगे मैं डॉक्टर साहब असद को अंकल की कहें। बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि बिल्कुल आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से लोगों में इतने मिसकंसेप्शंस भी आ गए कि इतनी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स कैसे हो रही हैं। ठीक तो शायद एक ये भी फैक्टर था जिस वजह से लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे इवन वैक्सीन्स जो अभी आई हैं दे वर ऑलरेडी इन फेज 3 ट्रायल्स, और ऐसा शायद पहली दफा ही हुआ कि फेज 3 ट्रायल्स में ही उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत मार्केट में ले आए। तो शायद वन ऑफ द रीजंस यही था कि जिसकी वजह से पीपल आर स्टिल वेरी स्केप्टिकल कि वैक्सीन लेते हुए भी, और जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है। तो मैं फिर से अपनी उसी वापस तरफ आऊंगा जो मैंने अपना एजेंडा सेट किया है, और मैं बिल्कुल आपके सवालों के भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर कर सकूं। तो वैसे इंशाल्लाह आप मुझे पूछ भी सकते हैं आसिम भाई, जितने भी सवालात अगर किसी के आपके पास आए हैं। जी लेकिन मेरे उसके पास अलावा एक सवाल तो जी सबसे पहले आप दोनों के लिए, आप दोनों रिस्पॉन्स कर सकते हैं
कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और ये सिर्फ इसके अंदर पाकिस्तानी या सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों का नहीं है। आई थिंक काफ़ी सारे जो अमेरिकन्स और जो लोग इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम हैं, उनका ख्याल है कि शायद वैक्सीन लगाने का शायद कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, और उसके बगैर भी लाइक सर्वाइव किया जा सकता है। तो पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड कि उनको वैक्सीन से पता नहीं आज के 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद क्या खदशात हैं, और क्या चीज़ें उससे जो रूनुमा हों या उसके कोई रिएक्शंस कैसे हों। इस वजह से कुछ लोग जो है उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। दे आर वेरी श्योर। आई मीन, डू यू थिंक इज इट लाइक स्टिल अर्ली स्टेजेस कि इसके क्योंकि एक्सपेरिमेंट जैसे आपने भी मेंशन किया कि बहुत तेज़ी में ये मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है, मेडिसिन तो नहीं कहूँगा, वैक्सीन जो है तैयार की गई है, तो पीपल शुड बी लाइक ये कहना चाहिए कि वो हक पे है ऐसा सोचने के लिए। मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में जो लोगों को पता नहीं है, इल्म में नहीं है, वो ये है कि सार्स कोवी 2 जो ये कोविड-19 का वायरस है, दिस इज सार्स कोवी 2। राइट। बट ये जो वैक्सीन जो अभी 2 इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू एफडीए ने अप्रूव की थी, एक मॉडर्ना और एक फाइजर बायोनटेक की, जी ये 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी की हैं। एमआरएनए टेक्नोलॉजी पहली दफा, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि कोई एमआरएनए टेक्नोलॉजी की वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है। इससे पहले लेकिन जो बात समझने की है लोगों को वो ये है कि ये एमआरएनए वैक्सीन जो थी, ये सिर्फ जब कोविड सार्स कोवी 2 आया था तब बनना नहीं शुरू हुई थी, इस पे काम पहले से चल रहा था। ठीक। तो जो सार्स कोवी 1 था, जो सार्स का पहला वाला वायरस था कोवी 1, उस पे उसकी बाद ही ये एमआरएनए वैक्सीन जो हैं, एमआरएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया गया था। ठीक। बस सार्स कोवी 2 में ये हुआ कि जैसे ही चाइना ने हमें उसका जेनेटिक कोड दिया तो दे इम्प्लीमेंटेड दैट इन द एमआरएनए वैक्सीन। बस फर्क इतना सा था कि फेज 3 ट्रायल्स जो होते हैं वो यूजुअली बहुत लंबे चलते हैं, फेज 3 एंड फेज 4 ट्रायल्स। तो इसमें ये हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल चुका था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आ गया, ब्राजीलियन वेरिएंट आ गया, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र जो है वो ये है कि जितनी भी वेरिएंट्स देखे गए हैं कोरोना वायरस के, वो दे आर ओनली माइल्ड वेरिएशंस टू दी स्पाइक प्रोटीन। वो अभी क्योंकि सारी वैक्सीन्स जो हैं दे आर वर्किंग अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। ठीक। तो स्पाइक प्रोटीन में कोई ऐसा मेजर चेंज अभी तक वेरिएंट में नहीं आया है कि जिसकी वजह से दे एस्केप द वैक्सीन। सही। तो अभी दे वेरी ससेप्टेबल, जितना वायरस जो है विद ऑल इट्स वेरिएंट्स इज वेरी ससेप्टेबल टू द वैक्सीन, और अभी डेटा इस पे कंफर्म नहीं कर रहा कि दे आर केपेबल ऑफ एस्केपिंग द वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवाना इस वक्त बेइंतहा फायदेमंद है। जी और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब आप वैक्सीन लगवाएंगे तो जो मिसकंसेप्शंस लोगों में बहुत सारे मीडिया के थ्रू भी और जो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे लोग कि शायद इससे इंसान का डीएनए चेंज हो जाएगा या समथिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ एक ब्रीफ उसमें इंट्रोडक्शन में, जी कि एमआरएनए वैक्सीन की टेक्नोलॉजी बेसिकली ये कि ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो थी दैट जो आप वैक्सीन बनाई थी जी उसमें जो आपका जो वो है कोड, वो लिपिड तक वो एक लिपिड कैप्सूल की जरूरत थी। वो लिपिड कैप्सूल बना लिया गया था, जिसको मैं टेक्नोलॉजी कह रहा था एमआरएनए टेक्नोलॉजी की। वो लिपिड कैप्सूल जो है वो उसको लेके जाके प्रोटीन को सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है। इट डजंट इवन रीच द डीएनए, ठीक। वो न्यूक्लियस तक भी जाता भी नहीं है, तो वो जी साइटोप्लाज्म तक ही रुक के वो एमआरएनए कोड करता है उस प्रोटीन के लिए जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस के ऊपर। सही। तो जब वो एमआरएनए कोड करता है वो स्पाइक प्रोटीन के लिए, तो वो स्पाइक प्रोटीन इंट्रोड्यूस होता है आपके इम्यून सिस्टम को। ठीक। और बेसिकली मैं लेमन टर्म्स में समझाऊंगा कि वो स्पाइक प्रोटीन जब आपका इम्यून सिस्टम देखता है तो बेसिकली यू आर शोइंग योर इम्यून सिस्टम अ पिक्चर ऑफ अ कल्प्रिट कि अगर ये आपको कभी आगे फ्यूचर में दिखाई दे तो इसको फौरन पकड़ना है और उसके खिलाफ एक्शन लेना है। ठीक। ये होता है, ये फर्स्ट डोज के साथ जैसे ही आपको फर्स्ट डोज मिलती है यू इंट्रोड्यूस दैट स्पाइक प्रोटीन टू योर इम्यून सिस्टम, और वो आपका इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है। बिकॉज दे आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, साइटोकाइंस और इंटरफेरॉन्स और टी सेल्स और बी सेल्स, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो मेमोरी क्रिएट करते हैं। ठीक। तो सेकेंड डोज जो पहली डोज लगने के बाद तकरीबन 4 हफ्ते लगते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम को फुली उसके खिलाफ
एक अटैक माउंट करने के लिए। ठीक। जब आपको सेकंड डोज लगती है तो सेकंड डोज इसलिए लगती है क्योंकि वो इम्यून प्राइमिंग कहलाती है बेसिकली। उसमें ये होता है कि वो जाके दोबारा से वो तस्वीर दिखा के देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में मजीद मेमोरी क्रिएट करने के लिए कि जब सेकंड डोज लगती है तो उस एपिसोड के साथ सही। आई थिंक आई वाज हियरिंग समथिंग इन द बैकग्राउंड। या आई हर्ड इट टू। तो इम्यून सिस्टम जो है आपका जब वो सेकंड डोज आपको लगती है और वो दोबारा से वही स्पाइक प्रोटीन दिखाता है एमआरएनए कोड करके, तो फिर आपके टी सेल्स और बी सेल्स और इंटरफेरेंस और साइटोकाइंस को पहले से याद होता है कि जो फर्स्ट डोज लगी थी उसमें स्पाइक प्रोटीन देखा था, देन दे अटैक विद फुल फोर्स। उसकी वजह से ज्यादातर लोगों को जो लोग डरे हुए भी हैं आजकल ज्यादातर के सेकंड डोज के बाद, और मेरे साथ आई एम अ फर्स्ट हैंड विटनेस कि सेकंड डोज के बाद जो मेरी रात गुजरी थी 24 to 48 hours, it was probably I mean, I don't want to scare the audience, लेकिन it's very bearable, but लेकिन जो fever, chills, but it's normal because that's only because of your immune system kicking in basically. That only shows that your immune system is working very robustly basically. तो उसकी वजह से बस आपका टी सेल्स, बी सेल्स और इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइन वो सब उस पर हमला करते हैं, एंड देन यू गेट अ very strong immune system against coronavirus, which gives you almost like 95% efficacy. इस वैक्सीन की तकरीबन 95% efficacy है, which is very good given the circumstances. जितनी जल्दी इसको बनाया गया, जितनी जल्दी मार्केट में लाया गया, because every year आप देखें इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो फ्लू की वैक्सीन आती है, they're like 40 to 60% effective and people still get it. और जैसे नॉर्मल वैक्सीन्स में आपको फ्लू वैक्सीन्स के साथ भी आपको यही कहा जाता है कि यू माइट गेट फीवर, चिल्स और यू नो सम सॉर्ट ऑफ हेडेक, तो वही सारे सिम्टम्स इसके साथ भी हैं, लाइक दैट्स नॉर्मल विद एनी वैक्सीन ऑलमोस्ट, बट दिस गिव्स यू 95% एफिकेसी अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो मैं अब आपको मौका दूंगा आसिम भाई जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी माशाल्लाह डिटेल के साथ जो है जवाब दिया है, और आई एम श्योर कि इससे लोग जो है फ़ायदा भी उठाएंगे। मैं असद शाह साहब की तरफ आऊँगा इसी क्वेश्चन के साथ कि डू यू थिंक कि लोग जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आफ्टर फ्यू मंथ्स अभी अगर साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और लेटर ऑन आई मीन अभी तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि लोगों को रिएक्ट कैसे करेगा आफ्टर सम टाइम, सो वुड यू थिंक दे शुड गो फॉरवर्ड लाइक यू नो एंड दे शुड लाइक टेक अ चांस? मैं इससे पहले कि इस तरफ आऊं जी, पहली बात यह है कि देखें, ये चूंकि आपके नाजरीन जो हैं वो वलायत टीवी के हवाले से वलायत वाले लोग हैं, बेशक, तो फ्रॉम दैट सेंस जो है, एक तो ये एट लार्ज हमारी कम्युनिटी में ये है कि इसके बारे में कोई फतवा है, कोई रिलीजियस रूलिंग्स हैं, इसका तो यानी अगेन जो सबसे सादा जवाब यह है कि चूंकि हर एक की मैं किसी के यानी फतवा देने वालों के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन आज की ज़माना तमाम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई वो वहाँ जाके उनके वेबसाइट्स से ये मालूमात हासिल करें कि वो इन जनरल कोविड के बारे में, अभी यही मैं मानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये एक पॉइंट हमें हाईलाइट करना चाहिए। आई वाज ट्राइंग टू सी एंड रीड अबाउट इट, क्योंकि मैं आई कन्फेस मेरा इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने पढ़ने की कोशिश की है कि वो क्या कहते हैं। बहरहाल जो थोड़ी चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हैं वो यही हैं कि बेसिकली लाइक एनीथिंग यार, जितनी भी दुनिया के मसाइल हैं वो आपको कहते हैं कि जाएं आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें, सर का दर्द है गोली खाएं, भाई बिल्कुल यही से एन बैन यही इसी मामले में भी यही उनके फरमान है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गोइंग बैक टू वैक्सीन के हवाले से, बड़ा ही अच्छा इन्होंने एक टोटल पिक्चर पेश की है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं कि ट्रेडिशनली जो वैक्सीन हैं, जैसे मैं दो बीमारियां जो है ना वो मैं उनकी मिसाल दूंगा जी। वो एक ऐसी बीमारियां हैं कि हमने उनके असरात बुरे देखे हैं दुनिया में, ठीक। उसमें एक जो है वो स्मॉल पॉक्स है जी, चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स जी, चेचक, जिसे वो चेहरे पे दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, निशान छोड़ जाते हैं, स्कार्स। तो अब देखें वो बीमारी मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब तो तस्दीक कर सकते हैं,
वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी Yeah, it was इरेडिकेट हो eradicated. Yeah. जी, और नॉन हो थैंक्स टू वैक्सीन। अच्छा, पोलियो के ऊपर सवाए पाकिस्तान के, जहाँ जिसको ये मिथ कहते हैं ना कि भाई ये ख्याल है कि ये होगा, उस मिथ जो है गैर हकीकी बातों के बाहर तो मिथ कहते हैं अंग्रेजी। तो वो जहाँ मिथ्स हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है। वैसे पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो गया। जी तो वैक्सीन का एक तो ये यानी सक्सेसफुली इसने इंसानियत के लिए भलाई की है। ठीक अब ये परसेंटेज के चक्कर में हमें पड़ जाए स्टेटिस्टिक्स में कि कितनी हुई कितनी नहीं हुई क्या हुआ, ये साइंस भी एक हकीकत की तरह बदलती रहती है। सही यानी कोई चीज अननोन होती है, फिर वो नोन होती है, फिर उस पर काम होता है। जी अच्छा, क्विक में इसका थोड़ा सा और भी डॉक्टर साहब ने उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट बड़ा अच्छे तरीके से बयान किया है। ये जितनी भी वैक्सीन होती हैं इनमें ये नई टेक्नोलॉजी से पहले पुरानी टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी से भी लोग खौफ खाते हैं कि भाई ये सिम डाल देंगे, चिप डाल देंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक का इस्तेमाल है, सही वो नॉट नेसेसरीली उसमें कोई मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही हो। ये भी टेक्नोलॉजी है कि इस फन से लेके एक यानी समझ लें कि आपने वो इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं जी जैसे खाना पकता है, इस तरह आपने ये इकट्ठा किया। यहाँ साइंस इस हद तक आ गई है कि वो बगैर यानी हरी मिर्च के कोई ऐसी चीज का हरी मिर्च का टेस्ट तैयार कर दे। जी ये एक कमाल फन है। तो बायोकेमिस्ट्री की अलग वो बातें हैं, लेकिन अब तक जितने भी वैक्सीन थी वो वही जरासीम, वायरसेस या बैक्टीरिया, वो उनको मार के उनके असर को खत्म करके तो वो जब जिस्म में इंजेक्ट करते थे तो दफाई निज़ाम चलना शुरू हो जाता था। ठीक अभी भी ये 6 मैं थोड़ी सी जरा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ जी टॉपिक से, क्या होता है कि 6 डिफरेंट किस्म की कंपनियों की वैक्सीन हैं। उसमें जो चाइना वाली है वो बड़ा इंटरेस्ट ड्रा कर रही है क्योंकि वो उसी वायरस को लेके उन्होंने उसको एक केमिकल से ट्रीट किया है। ट्रीट करने के बाद वो इनफेक्टिव हो गया, वो जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी जो है इंसान की समझती है कि वायरस आ गया, दवाई निजाम चल पड़ता है। और ये जो डॉक्टर साहब ने एक बहुत पत्ते की बात की है, वो एज अ फार्मासिस्ट जो हम पुश करते हैं कि जब आप डोज किसी भी मेडिसिन लेते हैं आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी इसके साइड इफेक्ट्स अगर आपको ना हो ना इस शिद्दत से तो समझेंगे इसने काम नहीं किया। जी तो आप दुआ मांगेंगे कि आपको चिल्स भी हो, फीवर भी हो। और ये बड़ा यानी यकीन करें कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में एक और वायरस वाली इन्फेक्शन है जी और वो है हेपेटाइटिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको थोड़ी सी यानी कहते हैं ना एक तीर से एक कई शिकार हो जाएंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली में और आपकी फैमिली में आपके जानने वाले किसी न किसी को हेपेटाइटिस जरूर हुआ। जी और उसकी चूंकि इंजेक्शन उसके लगते हैं फरानाम, जी एक लोग इंजेक्शन यानी सुई से टीके से डरते हैं, दूसरे उसके चिल्स और फीवर होते हैं। डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि वो इतने शदीद होते हैं कि वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। जी जब वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ और वो पता है आपको लाखों डॉलर या रुपए समझ लें वो जी लगते हैं उसका पूरा कोर्स। और जिन लोग मेरी फैमिली में एक मिसाली मरीज भी है, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, खुदा ने की रहमत करे, आगा खान में, हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, उनका आगा खान हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था कराची। वो जी वहां से फ्लाई करके जाते थे, उन्होंने बिल्कुल डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक वो ट्रीटमेंट लिया और फिर उस ट्रीटमेंट के लेने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा खुदा ने उनको ज़िंदगी दी और वो ज़िंदा रहे। और मुकाबलतन एक और फैमिली मेम्बर था जो खातून थी, वो डरती थी इंजेक्शन से भी और फिर इंजेक्शन से ज़्यादा चिल्स से, चिल्स और फीवर। तो ये वैक्सीन जब आपको लगेगी और अगर आपको चिल्स और फीवर है तो इसका मतलब है कि ये काम कर रही है। सही सो गोइंग बैक टू चाइना वाली जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन की जो ट्रू डेफिनेशन है, पुरानी किताबी डेफिनेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर है। तो वो एक ऐसी, बल्कि ये बहस भी चल रही है जी मेडिकल की दुनिया, जैसे वहां होता है कि अच्छा मर्जा अपने एक फतवे पे कुछ कहता है कुछ कहता है। मैं यानी सद एहतराम कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक इख्तिलाफ राय तो होता है अपनी बेस्ड ऑन देयर ओन नॉलेज। इसी तरह साइंसी दुनिया में भी हो रहा है। वो लोग कहते हैं कि ये चीज जो डॉक्टर साहब mRNA वाली वैक्सीन, वो उसको वैक्सीन मानते ही नहीं कुछ लोग। वो कहते हैं ये तो वो नहीं है जो वैक्सीन की पुरानी क्या होता है, मौसीकी की दुनिया में कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक,
तो ये जो 3-4 वैक्सीन है, ये उसकी डेफिनेशन में फिट नहीं आती। जी लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है आरगेस कि वो फिट नहीं आती डेफिनेशन में तो वो इफेक्टिव नहीं। तो ठीक प्लीज आप पढ़ा जरूर करें, कोई आपको रोक नहीं रहा, खबरें देखें, सोशल मीडिया फॉलो करें, सारी चीजें। लेकिन एट द एंड ऑफ डे जब आप क्रिटिकल डिसीजन कर रहे हैं ना, तो ये मेरे भाई जो दूसरी स्प्लिट स्क्रीन में है, अशर भाई, इनसे मशवरा ले लिया करें। आप सही अपनी ओपिनियन जरूर दें। आप ट्रस्ट करते हैं ना डॉक्टर के, वो जाता है, आप जी उसके पास गए, उसने कहा जी आपका बीपी है, आपका ये शुगर का मसला है, ये सारे हिदायत देते हैं, जी इसमें भी उसका मशवरा मान ले। अब हाँ, मैं ये तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक किसी मर्जा ने, जहां तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, आई कुड बी रॉन्ग, कि किसी मर्जा ने अब तक इस वैक्सीन के खिलाफ फतवा नहीं दिया। जी बल्कि मैं असद अंकल ऐड करूंगा कि जितने भी मर्जे हैं मोस्टली उनकी तरफ से यही जवाब है सबके लिए कि वो ये कहते हैं कि आप जो उसका स्पेशलिस्ट है उससे रुजू करें और जो भी उनकी हिदायत है उस पर आप जो है अमल करें। सो आई थिंक इट्स वेरी अच्छा सिंपल, आसिम भाई, उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि भाई आप भी ये बीमारी है, उसके जो डॉक्टर्स हैं जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं आप वो जो बताते हैं आप उस पर अमल करें। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? आसिम, जी मुझे एक जरा अब मेरी आदत है कि मैं आपके जो गेस्ट होते हैं, मैं आपका रोल वो अपना लेता हूँ, और क्रॉस क्वेश्चन में तो नहीं है। डॉक्टर साहब से एक वो यानी जो इनकी यानी होती है ना टॉप 5 या 3 या 4 जो मिथ्स हैं इनकी लिस्ट पे, जो इनके पेशेंट्स ने या इनके दोस्तों ने या वहाँ न्यू जर्सी में जो है बाब मोमिनीन है, वो उसमें से एक अपनी जो 2-3 फेवरेट मिथ्स हैं आप जरा उन पे रोशनी डालें। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ भी आ रहा था। एक तो मिथ जो अभी मैंने पहले डिस्कस की थी, उस पे चूंकि आपने सवाल कर दिया तो मैं वही उसको एक दफा काउंट करके कि एक वो मिथ बहुत ज्यादा सुनने में आ रही थी कि ये वैक्सीन जो है वो डीएनए में जाके आपके डीएनए चेंज करती है। मैंने उसको एड्रेस किया था अभी पहले। अभी मैं मजीद आपके सवाल पे फॉलो अप करूंगा। 2-3 मिथ्स आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन उससे पहले मैं अभी जो एक दो बातें अभी आसिम भाई ने जो सवाल किया था उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने मेन सवाल था कि लोगों को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वैक्सीन की वजह से जो लोगों में डर है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ना आए, तो उस पे एक दफा फिर मैं एडिशन करना चाह रहा था जो मैंने पहले कहा था कि जी एमआरएनए वैक्सीन जो हैं वो बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में जाके सेल के वो स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड करती हैं, और वो जब प्रोटीन आपको इम्यून सिस्टम को दिखा देते हैं और जब आपका इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है फॉर दैट स्पाइक प्रोटीन, जी वैक्सीन का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक आपके सेकेंड डोज के बाद जो आपका इम्यून सिस्टम था, जो टी सेल बी सेल मेमोरी सेल्स जो होते हैं, दे कॉल्ड मेमोरी सेल्स बिकॉज दे रिमेंबर कि दे रिमेंबर द स्पाइक प्रोटीन जो उन्होंने देख लिया था कि अब अगर जब ओरिजिनल वायरस आएगा दे इट विल हैव द सेम स्पाइक प्रोटीन। जी तो वैक्सीन जब आपके इम्यून सिस्टम को रेडी कर देती है, उसके बाद वैक्सीन वो एमआरएनए प्रोटीन जो होता है इट डिसइंटीग्रेट्स इन योर सिस्टम, वो खत्म हो जाता है। सही तो आप उसके बाद सिर्फ बचते हैं आपके खुद के इम्यून सेल्स जो वो उसकी तस्वीर देख चुके होते हैं स्पाइक प्रोटीन की। जी तो वैक्सीन बजाते खुद तो आपके सिस्टम में तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर खत्म हो चुकी होती है। ठीक तो इसके अगर किसी के जहन में ये सवाल बाकी है कि उस वैक्सीन से कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं, तो एक तो सबसे पहले ये कहूंगा कि वैक्सीन खुद बजाते खुद तकरीबन 3 से 4 महीने में खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद आपका सिर्फ अपना इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स बाकी रह जाते हैं। नंबर 2 ये है कि जो साइड इफेक्ट्स वैक्सीन से ट्रायल्स में देखे गए या फिर जो आगे देखे गए, जो इंतहाई रेयर साइड इफेक्ट्स है, वो कोई भी साइड इफेक्ट वैक्सीन से ऐसा नहीं है जो खुद कोविड ना कराता हो। तो अगर कोविड किसी को हो गया, उससे भी वही सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस में कोविड की वैक्सीन से हो सकते हैं, बहुत ही रेयर लोगों को, जो कि ठीक अभी तक देखने में नहीं आया है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक तो दैट इज आल्सो वन थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। जो लोगों को फौरन ही जो छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, फीवर, चिल्स, यही ज्यादातर देखने में आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात असर अंकल ने भी की थी, मैं उसी पे हाईलाइट करूंगा एक दफा कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपको फीवर चिल्स लाजमी हो। तो ऐसा ना हो कि जैसे अभी बात हो रही थी ना कि अगर नहीं हो रहे तो लोग दुआ करें, तो मैं इसलिए जानबूझ के इसलिए इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि
बहुत सारे लोग अगर ऐसे हुए जिनको नहीं आए, वो दे विल बी वरीड एंड दे विल गो टू देयर डॉक्टर और वो उनसे जाके कहेंगे मुझे तो सिम्टम्स ही नहीं आए, तो अब मुझे वैक्सीन या तो लगी नहीं, या फिर एक और एक मिथ शुरू हो जाती है लोगों के जहन में। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी को उसी एक्सटेंट के सिम्टम्स आए। उसका रीजन ये है कि हर किसी का इम्यून सिस्टम डिफरेंटली काम कर रहा होता है। और उसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि जैसे से फॉर एग्जांपल अब असद अंकल को कोविड हो चुका है, या आसिम भाई आपको भी हो चुका है। अब आप लोग जब फर्स्ट वैक्सीन लेंगे ना, तो आपको फर्स्ट वैक्सीन पे ज्यादा सिम्टम्स आएंगे बजाय सेकंड डोज के। जैसे मुझे कोविड पहले नहीं हुआ था, तो मैंने फर्स्ट वैक्सीन ली थी, तो मेरे फर्स्ट वैक्सीन पे इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए थे। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट टाइम स्पाइक प्रोटीन दिखा रहा था मेरे इम्यून सिस्टम को, तो उस वक्त ज्यादा रोबस्ट रिस्पॉन्स नहीं आया था जैसे सेकंड वैक्सीन पे आया था। लेकिन चूंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कोविड देख चुका है ओरिजिनल वाला, जी, तो आपके पास एंटीबॉडीज हैं। अब आपका जब फर्स्ट डोज लगेगा, आपका उस पे हो सकता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है, बिकॉज आपका वो फर्स्ट डोज वैक्सीन का मेरे सेकंड डोज की तरह काम कर रहा होगा, क्योंकि आप पहले कोविड देख चुके हैं। सही। तो इसलिए हर किसी के लिए वेरी करता है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इस चीज पे। तो जरूरी नहीं है कि सबको सेम तरीके से आए। मैं एक इसमें क्वेश्चन मैं एक चीज और इसमें मैं एक और चीज सारी ऐड कर दूं। जी, ये अच्छा कि उन्होंने मेरे उसको क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि ये हमारी बातें भी जो लोग सुन रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़हीन लोग हैं, सुनते हैं बात और फिर उसको उसमें से जी बात को एनालाइज भी करते हैं। तो ये नहीं कि मैंने कह दिया कि अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। जी, साथ वो में एक और पॉसिबल चीज ना है, हो सकता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसी को इससे एक और चीज जुड़ते हुए, कि वो लोग जब भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 1/4 जो है टेस्ट हुई है पॉपुलेशन, जी, तो वो लोग जो एक्सपोज हुए हैं, कोई सिम्टम्स नहीं थी, ना ही उनका जी, टेस्ट हुआ है। अब उन लोगों को ये वो सबसेट होगा पॉपुलेशन का कि जब चूंकि उनके जिस्म में वो मेमोरी सेल डेवलप हो चुके हैं, जी, तो जब उनको वैक्सीन लगेगी तो उनका भी वही हाल होगा जो मेरा टेस्ट भी हुआ है और मैं उसको एक्सपोज हुआ हूँ, सर्वाइव किया है। तो मेरा हाल और उनका हाल भी, वी अगेन नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन गुड मेजॉरिटी ऑफ देम जिनका टेस्ट नहीं हुआ, और वो पंजाबी में कहते हैं भुगता बैठे हैं इस डिजीज को, और जब उनको वैक्सीन लगेगी, तो एट द एंड ऑफ डे ये चूंकि प्रोग्राम वैक्सीन वाला वैक्सीनेशन के बारे में है, तो ये मल्टीपल मसलन में चीजें और भी थोड़ी सी ऐड कर दूं, एक दो वैक्सीनेशन में, पता नहीं टाइम शायद कम है, आपके लिस्ट में शायद हूँ या ना हूँ। मसलन एक सबसेट है प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, फीमेल जो है ऑफ कोर्स, और फिर वो हैं अपना नर्सिंग मदर्स। तो ये फिर ये सब अगेन ये ग्रुप्स हैं लोगों के आउट देयर, दे नीड टू टॉक टू देयर फिजिशियन, देयर जो उनकी वो हैं ओबीजिन है, डॉक्टर हैं, और या जी, अपने जो फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि ये फिर बात वहां आ जाती है इंडिविजुअल उसकी उस पर। सही, मसलन अगेन फिर उसमें एक और सबसेट है कि फीमेल प्रेग्नेंट हेल्थ केयर वर्कर वर्सेस देम देन द रेगुलर। तो बहरहाल ये है कि ये एक बड़ी अच्छी डिस्कशन है, और स्टॉप इट राइट देयर। जी। असद अंकल एंड डॉक्टर अशर, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन जो मिथ के हवाले से भी बात कर रहे थे। एक मिथ जो मैंने सुनी और मुझे सुन के हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। गुस्सा इसलिए आया कि जो बंदा वो बात कर रहा था उसको काफ़ी बड़ी उसकी फॉलोइंग है, हज़ारों में लाखों में लोग उसको मानते हैं, उसकी सुनते हैं, और मैंने बहुत बड़े जलसे में उसको ये बात करते हुए सुना। मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो लोग सब सुन के, और वो सुन ही जा रहे थे उसकी जो लतीफ़े जो सुना रहा था वैक्सीन के हवाले से। डॉक्टर साहब और असद अंकल, आप दोनों से ये क्वेश्चन कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक जो बातें मैंने सुनी, मैं ज़ाहिर है उन शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके होंगे कि उन्होंने इस तरह से उसको बयान किया कि ये जो वैक्सीन आ रही है ये कुछ मुल्कों की साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये मुसलमानों के अंदर माँ बहन की तमीज़ ख़त्म कर देगी, और इसको जो भी लगाएगा उनको उसको कोई होश नहीं रहेगी, वो यानी कि जानवर से बदतर हो जाएगा। ये लाइक इट्स ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो पे ये सारी वीडियो मौजूद है। इस किस्म की बातें करके और लोगों को जो है वो बेसिकली उन ममालिक के अंदर जो है वो उकसाया जा रहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट डॉक्टर साहब? जी, मेरे ख्याल से आई मीन आई डोंट थिंक कि ये सवाल
मेरे हिसाब से तो एंटरटेन भी करना चाहिए. आई थिंक पहले उनको प्रूफ देना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस ही सेड दैट. He said that like 2-3 months ago जब वैक्सीन अभी आई भी नहीं थी. तो तो अब ये तो खैर डेफिनेटली प्रोपेगेंडा और आई गेस लाइक टोटली नेगेटिव इंतहाई स्टिग्मा क्रिएट करने वाली बात है विदाउट एनी प्रूफ. जी तो आई वुड आस्क देम पहले कि आप प्रूफ दें इसके बारे में कि उसके बारे में क्या आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं. बिकॉज इफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन अगर आप मुझसे एज अ डॉक्टर इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कह रहे हैं तो आई थिंक वैक्सीन हैज नथिंग टू डू विद बिहेवियरल चेंजेस और द डिसीजंस दैट यू मेक इन योर लाइफ. और जो लोग इसको मिला भी रहे थे कि अगर इंसान के बिहेवियर में कोई चेंजेस आएंगी या फिर उसके डीएनए में, वो शायद सारी चीजें रिलेटेड थी डीएनए से, इसीलिए मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन एड्रेस कर दिया था. अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि डीएनए में भी अगर कोई वैक्सीन जा भी रही है तो दैट्स नॉट आल्सो अ बैड थिंग. तो कोई ये ना समझे कि अगर एमआरएनए वैक्सीन की बात मैंने की थी तो मैं डीएनए में वो इफेक्ट नहीं कर रही. तो जरूरी नहीं है कि डीएनए पे अगर कोई वैक्सीन इफेक्ट करेगी. जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की अभी वैक्सीन आने वाली है जो एडेनो वायरस की वेक्टर वैक्सीन है, दैट विल एक्चुअली गो इनटू द डीएनए. जी तो वो भी जरूरी नहीं है कि डीएनए में हर वैक्सीन जाने वाली जो वो कोई बुरी चीज है. तो कोई मेरी बात से गलत मतलब ना ले. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन आ रही है एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, आई थिंक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की भी जो वैक्सीन है वो भी एडेनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है. तो वो डीएनए में जाएंगी. वो है जैसे ये दो मॉडर्ना और फाइजर की साइटोप्लाज्म तक रहती हैं तो वो डीएनए तक नहीं जाती, वो दो जाएंगी. और जी साइनोफार्म की जहां तक बात हुई थी तो मैं इस क्वेश्चन एक पॉइंट साइनोफार्म के बारे में भी कहना चाह रहा था जो चाइना की वैक्सीन है पाकिस्तान में, कि उसकी एफिकेसी जो है अभी डेटा तकरीबन ऑब्वियसली पूरा नहीं मिला है, लेकिन उसकी एफिकेसी तकरीबन 73.4% है कंपेयर टू दी एमआरएनए वैक्सीन जिनकी 95% है. ठीक और जैसे पहले असद अंकल ने बात की थी कि एमआरएनए एक बिल्कुल ही ये नई टेक्नोलॉजी है तो अभी तक शायद वैक्सीन में शुमार नहीं होती थी, लेकिन अब आई गेस दिस विल बी अ न्यू डिवीजन ऑफ वैक्सीन जो सही. आगे जाके और भी काम आएगी. डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. असद अंकल अगर क्विकली इसी जो क्वेश्चन जो मैंने इनसे मिथ के हवाले से किया है इस पर रिस्पॉन्ड कर दें अगर आप. और साथ ही एक क्वेश्चन जो हमें फेसबुक ऑनलाइन से मिला है, यूरोप से हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि डू वी हैव टू हैव वैक्सीन. ये आप ये असद अंकल से अच्छा पूछा? जी मैं असद अंकल से कर रहा हूँ. अच्छा जी जी जी. जी अच्छा, मैं बल्कि अगर वो ये सवाल ये ना पूछते तो मैं बसात एहतराम, चूंकि मेरा पेशा ये है, मेरी कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन आप चूंकि कभी कभी रेफर करते हैं दूसरे हवालों से भी, जी तो मैं इवन इवन मेडिकल की दुनिया में डॉक्टर साहब इस पे इस तस्दीक करेंगे कि ये जितने भी एक ना जब आप डॉक्टर के दफ्तर में जाते हैं तो आप एक कंसेंट साइन करते हैं, सही यानी हवाशो आवास आप ये है कि आप एग्री करते हैं इस ट्रीटमेंट से, ठीक है. ठीक और फिर ये वॉलंटरी है. जी अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप दवा नहीं खाना चाहते, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, ठीक ठीक है. ये एक चीज आई थी, लेकिन ये जरा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. सही मसलन आपने सफर करना है जी और अब तो सब ने रिक्वायरमेंट लगा दी है कि आप टेस्ट करवा गए हैं. ठीक अच्छा, फिर डाउन द रोड हो सकता है वो ये कहेंगे सर अब टेस्ट तो हर एक का नहीं करना, जी आप अपना वैक्सीन का एविडेंस लेके आए, जी तब आपको हम ट्रैवल कर देंगे. अभी तक ठीक बात वहां पहुंची नहीं मेरे ख्याल में, जी एज फार एज आई नो. सही शायद दुनिया के कुछ मुल्क में ये ऑलरेडी इस पे बात हो रही हो. तो जी तेजी से वापस कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो एक तो ये है कि ये वॉलंटरी है. आपने अगर आपका दिल नहीं मानता, आप ये समझते हैं बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन यू हैव, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. जी ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ये नॉलेज की बात कर रहे हैं. जी मैं और आप जो बात करते हैं ये इंफॉर्मेशन होती है. जी ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने डिसाइड किया, नहीं तो फिर नहीं है, बात खत्म होगी भाई. अच्छा, अब आ जाए ये कि ये जो डिफरेंट ये जो असल में बात ये होती है कि जब आप मैसेज से बात कर रहे होते हैं तो आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. सही मसलन झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुनाह है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. बेधड़क कह दें, जिस अंदाज में कहें, जिस तरीके से कम्युनिकेट करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर आपने एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ वो अभी साइंस भी उस मकाम पे नहीं पहुंची. जी मैं क्विकली वैक्सीन के बारे से आपको बताऊं, ये जो जल्दी डेवलपमेंट हुई है क्यों हुई, उसकी वजह ये है कि अब साइंस जो है, अगर एक पेपर छपा फ्रांस में और जर्मनी जो कि नॉट फार फ्रॉम देयर,
पहुंचते पहुंचते देर लगती थी। जी अब तो टेक्नोलॉजी है। साइंस में क्या होता है, साइंस ये चाहती है कि एक मेडिसिन, एक वायरस को ट्रीट करने के लिए XYZ कंट्री में ABC साइंटिस्ट ने एक ट्रीटमेंट तैयार किया, एक मॉलिक्यूल ड्राफ्ट किया, दवाई बनाई। अच्छा, फिर चाइना वाले ने उसको रेप्लिकेट किया उसी प्रोसेस को, तो वो फिर कहीं जाके आती थी। और उसमें हमारी जिंदगी में, पता नहीं, डॉक्टर साहब तो मुझे छोटे हैं काफी, मेरे सफेद बाल देख के मैं डॉक्टर कह सकता हूँ कि जब HIV की वो डिस्कवरी हुई थी और फिर उसका ट्रीटमेंट, तो वहाँ हंगामा मच गया था। तो पेरिस वाले डॉक्टर कह रहा था कि मैंने पहले HIV के वायरस को आइडेंटिफाई किया है, जी इधर वाला कह रहा था मैंने किया है। तो साइंस की दुनिया में भी ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ मर जाए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो, इसलिए सारी, एक 30 सेकंड और लूंगा, हमारे यहाँ भी ये खप ज्यादा पड़ती है कि ये अच्छा, हम उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, क्योंकि खबर जो है बहुत तेजी से ट्रैवल करती है। जी वैक्सीन की दुनिया में भी यही हुआ है कि इंफॉर्मेशन तेजी से मूव हुई है, 1-1.5 साल में ये चीज तैयार हो। अच्छा, अब इसके साइड इफेक्ट्स, वो जो वहाँ मेंबर से आलमन आपका इशारा है, या किसी पोडियम से जी पोडियम से बयान हुए, जी पोडियम से, तो वहाँ काफी लोग थे। जी अब बात यह है कि ये, जब इन बातों की, ये मिथ के अलावा, चले इनको कहें कि वो किसी एक बड़े मोतबिर जरिए से उनको इन बातों का पता लग गया है कि ये डिजाइन हुआ था किसी फलाने बैक रूम, किसी एजेंसी के वहां, और ये बात लीक होगी, क्योंकि ये रेफरेंस भी दिया जाता है। जी लेकिन साइंटिफिकली, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि भाई ये, अगर ये भी इसका साइड इफेक्ट है, जो कि बिहेवियरल साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट नहीं होगा ना, ये तो फिर कंस्पिरेसी में डिजाइन किया गया है इसको, इट्स अ डिजाइनर ड्रग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट और प्रोडक्ट जो भी। जी तो खैर, कहने का मकसद ये है कि ये बात, आप जैसे झूठ गुनाह है, यजीद फासिक फाजर था, ये इस यकीन से अगर आप कोई बात कह रहे हैं और आपके पास इसका सबूत नहीं है, और आपके, यानी खौफ करें खुदा का, ये ना हो कि लाखों लोग आपकी ये बात सुन के दुनिया से चले जाए। अब आप उनका शायद ये, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट टू गो दैट फार, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान, सही इसके लिए जब तक, मतलब है, आप अगेन बात आ जाती है एविडेंस की, जब जी तक आप अगर उनका यकीन कामिल है कि वो ये करके दुनिया की खिदमत कर रहे हैं और जान बचा रहे हैं, तो फिर उनकी किस्मत जो वहां बैठे हुए थे, हो सकता है उनको जिंदगी मिल जाए 20 साल, हम किसी और बीमारी में मुबतला हो जाए। ये तो फिर जो है ओपन डिस्कशन, इसलिए डॉक्टर साहब ने एहतियात से काम लेते हुए जी सबूत नहीं बनाया। विद रिस्पेक्ट और डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, और मैं आसिफ भाई, लास्ट बस एक 10 मिनट जो है, आई वांट टू टॉक अबाउट वन इशू विच इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 एंड वैक्सीन। जैसा कि आप दोनों हजरात को पता है कि डॉक्टर हसन गोकल पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफ़ी चर्चा है इस बात का, और नेशनल चैनल, वर्ल्ड चैनल जो है, वो उनका काफ़ी जो मीडिया ट्रायल हुआ इस हवाले से, बहुत सारे अखबारों के अंदर उनके बारे में लिखा जा रहा है, और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो है उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी हुआ, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है चीज़ें अच्छी की तरफ जा रही हैं। जैसे कि जो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, चार्जेस ड्रॉप भी हुए, और मज़ीद जो है केस आगे बढ़ रहा है। मैं असल अगर चूँकि आपको काफ़ी इल्म है इस बारे में, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं। इंशाल्लाह मैं फिर डॉक्टर साहब से भी उनके कमेंट्स इस पर लूँगा। जी, मैं उस तफसील में तो नहीं जाऊंगा कि एक्चुअली वाकया क्या हुआ, वो तो मेरे ख्याल में मीडिया में, लोगों ने, सोशल मीडिया में, और सीना बसीना जो बातचीत होती है, लोगों को पता है जी कि वो क्या क्या वाकया हुआ था। अब यह है कि उस वाकये के जो है 2 असरात हुए। सही एक तो प्रोफेशनली उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया, और दूसरा फिर उनकी जो पब्लिक में एक स्टैंडिंग है, नॉट जस्ट बीइंग अ डॉक्टर, ही इज अ अमेजिंग सोशल वर्कर। बेशक हरिकेन हार्वी में आपने उनका साथ दिया, आपको बताया कि जी कितनी उनकी एफर्ट्स थी। वैसे भी मेडिकल रिलेटेड जितने भी कम्युनिटीज की नीड होती हैं, मैं एक दिन मैंने उनको, बेचारे सारी रात काम कर रहे थे, मैं उनको मैसेज छोड़ा, यार इज आई बेसिकली इमरजेंसी रूम फिजिशियन। तो जी उन्होंने अपनी वो रात को काम करते हुए सारी रात थके आ रहे, कोई मुझे उन्हें हेल्प करनी थी टू डिजाइन द कोविड रेडी फ्यूनरल बेदिंग फैसिलिटी। जी तो
वो बेलौस यानी अपना चीज़ों को, तो इस So, चीज़ की इसी देखिए हवाले जब से मैं तक एक चीज ऐड करूं बस क्विकली, जी, जैसे आपने कहा कि वो ही वाज वर्कहॉलिक, द गाय वर्क्ड सही, ऑल नाइट इन ईआर, एंड ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो यहाँ पे इसी स्टूडियो में कोरोना के अवेयरनेस के प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम करने आए। ही केम ओवर हियर, पूरी रात हॉस्पिटल में काम किया और यहाँ पे आके उन्होंने हमारे साथ बैठ के अवेयरनेस का प्रोग्राम भी किया। जी जी। अच्छा क्विकली आप उसके बाद जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके खैर-ख्वाह सबने यानी डिफरेंट तरीकों से अपनी-अपनी किसी को मशवरे भी दिए और लोग चूँकि ये लीगल मैटर भी है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ इज़ के जो एक सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट, टीवी, अभी मोस्ट रिसेंटली आपकी नज़र के शायद मैंने आपसे शेयर किया था जी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको एड्रेस किया है। जी तो बड़े हाई लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे पहले तो एक नेक नाम इंसान की अ, मैं अब ज़्यादा नहीं कह सकता लीगली चूँकि मैटर है, कि जी उनको उनको नेक नाम इंसान को खामख़ा की एक ऐसा उनके नाम पे धब्बा लगाने की कोशिश की। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें धुल गई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में उनका एक मैटर है जो कि जिसकी वजह से वो थोड़े स्ट्रेस हो रहे थे और नेचुरली वो ये है कि अभी भी वो जो प्रोसिक्यूटर हैं वो शायद ये मामला ग्रैंड जूरी तक लेके जाएँ। उन्हें जी ट्राई की थी लेकिन मेरे ख्याल में वो चूँकि कोविड वगैरह से उनका नहीं हुआ, 3 weeks later, which is in maybe next 10 days. तो we all are keeping an eye on it. एक्शन आइटम is के वहाँ उनके लिए एक पिटीशन भी चल रही है जी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर है वो इलेक्टेड ऑफिशियल भी है, जी तो उस डिफरेंट एंगल से लोग टैकल कर रहे हैं। सो यू नो बी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि प्रे फॉर हिम, बेशक दैट्स मोस्ट पावरफुल एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव हैज हेल्प्ड हिम टू कम अक्रॉस। एक और अच्छी खबर ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो पब्लिक में ज़रूर आएँ, ये उनका हक है और अल्हम्दुलिल्लाह ही केम टू प्रे जुमा जी यस्टरडे, और फिर उसमें वी फेल्ट कि भाई उनको भी महसूस हुआ कि कम्युनिटी लव्स हिम मोर नाउ देन एवर। जी अ, असद अंकल, मेरी उनसे ब्रीफली कल या परसों मेरी उनसे बात हुई थी, एंड मैंने उनसे पूछा था कि लाइक यू नो कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस, हमने इस तरह का प्रोग्राम करना है, वी लाइक टू टॉक। उन्होंने कहा लीगल मैटर की वजह से आई मे नॉट बी एबल टू जॉइन यू गाइस, बट यू गाइस कैन डिस्कस अबाउट दिस, एंड बेसिकली उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप मैसेज लोगों को दे सकते हैं, एंड ही गिव मी दोस लाइक मैसेज, जो भी एक्सप्लेनेशन थी चीज़ों के हवाले से। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, मैंने सोशल मीडिया पे भी आई हैव शेयर्ड द इंफॉर्मेशन, और बाकी काफ़ी दिनों से आपने भी शेयर किया था, मगर एक मुझे थोड़ा सा लोगों से जो है वो कह लें गिला है, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, फॉर सम रीज़न पीपल hesitate to stand for justice. I think we should like you know look at the bigger picture, कि यहाँ पे अगर किसी के ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, आज उसके साथ हो रही है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, कल दूसरे किसी आपके जानने वाले के साथ भी हो सकती है। सो वी शुड स्टैंड अप फॉर इट। आपने देखा होगा कि 2 डिफरेंट जगह पे ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स हुए और उन लोगों को हीरो का खिताब मिला। क्यों? क्या ये डॉक्टर ने कुछ हीरो वाला काम नहीं किया? इसने 10 डोजेस ज़ाया होने से जो बचाई हैं, दूसरी जगहों पे भी यही किया गया डिफरेंट तरीकों से। सियाटल में देख लें या दूसरी जगह पे देख लें, सियाटल में उनका जो रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया था, उन्होंने रात में सोशल मीडिया कैंपेन चला के लोगों को इकट्ठा करके वैक्सीन लगा दी। वो लोगों को जो है सब ने अप्रिशिएट किया। फिर दूसरी तरफ जो सड़क के ऊपर जो है ट्रक जो है वो ट्रैफिक में जैम की वजह से वो लोग वैक्सीन लेके नहीं जा पा रहे थे जहाँ जो उन्हें जाना था, उन्होंने लगाया, उनको भी हीरो का खिताब मिला। मगर यहाँ पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चोरी का और उनको बाकायदा फायर कर दिया गया। क्या आई मीन इसके अंदर डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, डू यू थिंक इसके अंदर कुछ वो क्या कहते हैं उनके साथ उनके रंग की वजह से इस तरह किया जा रहा है? डू यू थिंक ऐसा पॉसिबल है? I can't hear Dr. Asher. जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही। जी मैं कह रहा था सॉरी, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे रह गया था जिस पे मैं जवाब नहीं दे पाया था, जी कि वो जो आपके एक व्यूअर ने सवाल किया था कि क्या ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाना। जी तो मैं एक छोटा सा उसका जवाब देके फिर इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, डॉक्टर गोकुल की तरफ।
जी कि वैक्सीन के लिए उस पर खैर मैं बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, उसमें मैं बहुत सारी बातें जो मीडिया के सामने रख सकता हूँ, व्यूअर्स के सामने। लेकिन इन शॉर्ट सेंटेंस जो मैं कहूँगा वो ये है कि बिल्कुल ये तो ऑब्वियसली आपका राइट है कि यू कैन डिनाई हैविंग द वैक्सीन, आप मना कर सकते हैं लगवाने से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सबको यही अर्ज करूंगा कि ज़रूर वैक्सीन लगवाना बेइंतहा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी B117 एक नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, जो कि रिसर्च के मुताबिक जो भी डेटा अभी तक हमें मिला है उसके लिहाज से इट्स वे मोर कंटेजियस एंड ट्रांसमिसिबल देन द प्रीवियस वेरिएंट्स। जी तो ये वायरस म्यूटेट होता रहेगा और नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। इसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि चूंकि ये पेंडेमिक है तो हम सबका, मेरा फैसला ये मेरा अकेला फैसला नहीं है, माई डिसीजन विल अफेक्ट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। ट्रू तो अगर हम सबको, चूंकि ये पेंडेमिक है, सबको असरअंदाज होता है, दिस डिजीज हैज नेवर बीन जस्ट अबाउट योरसेल्फ, इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सन नेक्स्ट टू यू। ठीक तो जरूरी है कि वैक्सीन लगवाएं ताकि ये नए वेरिएंट्स आने से रुक जाएं और उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो सके, क्योंकि जितना ट्रांसमिसिबल होता जाता है उतनी ज्यादा वेरिएंट्स आती रहती है। तो अभी इस वक्त ये हमारे हाथ में, वी आर एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट राइट नाउ कि हम इसको या तो मीजल्स वायरस की तरफ ले जा सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की तरफ ले जा सकते हैं, कि या तो अब हर साल हमें एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी वेरिएंट आने की, या फिर हम एक दफा वैक्सीन लगवा के इसको खत्म कर सकते हैं पूरी दुनिया में। ठीक अच्छा ये छोटा जवाब था इस बारे में, बाकी अगर कभी इंशाल्लाह आपने प्रोग्राम किया तो फिर मैं उस तरफ आऊंगा कि मेरे हिसाब से जरा इस जी पूरे पेंडेमिक को और ये जो वैक्सीन आई हैं इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूएस हैंडल कर सकता था, लेकिन नहीं किया गया मेरे हिसाब से। तो फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। बट इंशाल्लाह कमिंग बैक टू डॉक्टर गोकुल, आई थिंक डॉक्टर गोकुल के साथ जो भी हुआ, आई थिंक ये बीइंग अ मेडिकल पर्सनल, आई थिंक इट वाज वेरी जस्टिफाइड जो भी उन्होंने एक्ट किया था, बिकॉज आई थिंक एक दफा अगर उनका वो वायल खुल गया था उनका वो वैक्सीन का, तो he probably had like 6 hours to give राइट the vaccine, and his camp was about like coming to an end. जी I think 6:45 पे उनका लास्ट पेशेंट आया था जिसके लिए नर्स ने वो नया स्टॉक खोल लिया था। तो अब अगर 6 hours में, I only have the information which I read in the articles, तो मैं खुद पर्सनली डॉक्टर गोकुल को नहीं जानता, लेकिन जो मैंने सुना कि ही रिपोर्टेड इट, इन्होंने अपनी हायर अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट किया था, उनसे पूछा था व्हाट ही नीड्स टू डू, बट दे डिडंट गिव हिम एनी क्लियर डायरेक्शंस। और जो उनकी एक दफा कॉन्फ्रेंस कॉल बीच पहले हुई थी उसमें उन्होंने इनको कहा था कि फेज 1A पीपल एंड फेज 1B पीपल को देना है पेशेंट्स को, उसके बाद अगर बच जाए देन पुट इट इन सम ऑफ द आर्म, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था। तो आई थिंक ही डिड एग्जैक्टली दैट। आई डोंट नो व्हाई ही वाज मेड अ टारगेट फॉर दैट। और जहां तक आप कलर ऑफ द स्किन की बात कर रहे हैं, आई वुडंट कमेंट ऑन दैट, बट व्हाट आई रेड इन द आर्टिकल उसमें ये था कि एक बंदे ने उन पे डॉक्टर गोकुल पे भी इल्जाम लगाया था कि जो उन्होंने लिस्ट देखी थी नामों की, एंड ही वाज सेइंग दैट आई सी अ लॉट ऑफ इनइक्विटी लाइक इन योर लिस्ट, कि ज्यादातर आपने इंडियन नामों को और उनको लगवाया। तो आई थिंक ये तो मामला उनके लॉयर ज्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे, बट अगर उनके एक्शन को देखा जाए, आई थिंक इट वाज वेरी मेडिकली जस्टिफाइड। I don't know why he was accused of that, and inshallah we all have prayers and wishes, good wishes for him, कि inshallah he will be acquitted with restoring his name how it was before, inshallah. इंशाल्लाह। असद अगर एट द एंड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग हमारे टॉपिक के हवाले से, इन जनरल यू लाइक टू से समथिंग? ये थोड़ा सा बिल्कुल डॉक्टर साहब की जो वो डॉक्टर गोकुल का वो डिस्कस कर रहे थे, तो एक चीज ये हुई थी वहां पे कि जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, अगेन आई एम रेफरिंग टू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके लॉयर्स की, तो जी वहाँ जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, नर्सेज, जो वहाँ वॉलंटियर्स थे या जो वहाँ पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि एक ओपन एयर जगह थी पार्किंग, और वहाँ एक पेशेंट आया था जिसके लिए उन्होंने वो वायल खोली थी। बाकी रिमेनिंग डोसेजेस थी, आई बिलीव दिस इज अ 10 डोज वायल, तो उसमें 9 बची थी जो उन्होंने फिर दूसरे लोगों को लगाई। तो वहाँ एक्चुअली ही डिड ऑफर टू द पीपल प्रेजेंट इन जनरल विसिनिटी जहाँ वो कैंप लगा हुआ था। इट वाज इन अ पार्क आई बिलीव। खैर एनीहाउ, इंशाल्लाह ही विल बी exonerated with the commendations. When I first time I saw him after this incident, of course he was, it affected him, but again I'm just reporting to you that mashallah he's in very good spirit.
गोइंग बैक टू वैक्सीनेशन, डॉक्टर साहब ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में। ये आपका मसला नहीं है जी ये मसला आपके साथ बैठे हुए शख्स का है। इट कुड बी योर स्पाउस, इट कुड बी योर चिल्ड्रन, जी and then all due respect our community, the subset we have a lot of myths that we are invisible. Yes, I strongly believe my faith prepares me for a lot of things including a good health. जी But after how I was saying that, we are human being. हम ऐसा नहीं है कि हम सुपरमैन है। हमें बुखार भी आता है और बीमारियां भी लगती हैं, कैंसर भी होता है, सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये भी एक बीमारी है, इसको इस तरह लें। और ये डॉक्टर साहब ने बात की थी ना कि भाई आप दूसरे के बारे में सोचें, आप बिल्कुल वैक्सीन ना लगवाएं अगर आप एक काम कर सकते हैं। वो ये कि पहाड़ पे कहीं जाके दूर बस्ती में सबसे लग रहे हैं, फिर आप हैं और दरख्त हैं और जंगल है और पहाड़ है। जब यहाँ रहते हैं आपको सबसे बड़ा फिक्र ही साथ वाले का होना चाहिए। सही आप जुकाम नजला, अब तो ये तो अब आया ना, ये तो आप प्याज खा के मस्जिद में नहीं जा सकते। तो सर अगर आपको ये स्नीजिंग फीवर काफ ये सब चीजें हो रही हैं तो खुदा आप मस्जिद में ना जाइए या किसी जगह एहतियात कीजिएगा साथ वाले के लिए। यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। अगर आप ये समझते हैं कि आप इससे मुबर्रा हैं, इम्यून है, कुछ नहीं होगा, ये सब वो है, तो फिर उन सारी मिथ्स के तहत भी एट द एंड ऑफ डे you owe it to your neighbors and your community and your friends. सही। डॉक्टर साहब एट द एंड आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। जी मैं फिर से यही कहूँगा कि वैक्सीन के बारे में अगर किसी को कोई भी सवाल या मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई रिजर्वेशन, अगर अभी भी चूंकि हमारे पास टाइम इतना कम था तो अगर बाकी रह गई हो तो वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और इंशाल्लाह हम डेफिनेटली इस पे और भी प्रोग्राम करेंगे आने वाले दिनों में। और जी फिर दोबारा इंशाल्लाह वी विल बी विद अस, यू विल बी विद अस इन दिस शो। जी मैं यही कहने वाला था कि इंशाल्लाह फिर अगर प्रोग्राम किया तो जितने क्वेश्चंस रह गए, और क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे असद अंकल ने भी सवाल किया था कि 2-3 फेवरेट मेरी मिसकंसेप्शंस जो लोगों के जहन में उसको भी एड्रेस नहीं कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर जब बात होगी तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। तब तक आई गेस लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा बस कि अपना ख्याल रखें, और वैक्सीन अगर मौका मिल रहा है ज़रूर लगवाएं। इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बना रही हैं, जब आएंगी तो अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है इंशाल्लाह विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जैसा कि हमारे साथ असद अंकल मौजूद हैं और पीटीआई के बहुत हमायती और सपोर्टर हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि बस सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं, तो उसके बाद इंशाल्लाह उसको आराम से आपने हैंडल करना है। मैं जैसे गुजर चुका हूँ इससे, 1 महीना तकरीबन लगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर एंड इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू दिस एंड एवरीबॉडी विल बी फाइन। सो बहुत शुक्रिया असद अंकल आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान होंगे पाकिस्तान से, पेशे के एतबार से वकील हैं और एज काफ़ी कम है उनकी। इंशाल्लाह वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उन्होंने कारनामे बड़े बड़े किए हैं, और इंशाल्लाह मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे अमेरिका के नाज़रीन के लिए, नॉर्थ अमेरिका के नाज़रीन के ख़ास तौर पर वो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहेंगे और उनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह करेंगे। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह विल बी राइट बैक। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।